नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, देखो, इस वीडियो में हम स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, साथ में एक्सपर्ट लेवल की यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, साथ में स्टॉक का पोस्टमार्टम करेंगे, साथ में देखेंगे भाई इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है और फंडामेंटल का जो पिटारा खुलेगा उस पिटारे के अंदर क्या खुल के निकल के आएगा। देखा जाए तो स्टॉक में एक लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। देखा जाए तो अगर 5 डेज की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ठीक है, और 1 मंथ की अगर बात करें तो ये तो भी यहाँ पे कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो आने वाले टाइम में स्टॉक में आपको कितना पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है, उन सभी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, स्टॉक का जो करंट शेयर प्राइस है वो 196 रुपए 57 पैसे के आसपास है, लेकिन आज नियर बाई 3 रुपए के आसपास एक जबरदस्त अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हुई। देखा जाए तो 1.5% से ज्यादा यहाँ पे एक अच्छा डाउनफॉल आपको देखने को मिला, एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गिरावट है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली। यहाँ पे एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, लेकिन उससे पहले उस चीज को हम प्रूव करने के लिए यहाँ पे इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद बताएंगे आपको कि भाई यहाँ पे जो अगला पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा वो आखिर कब तक देखने को मिलेगा और कितनी जल्दी आपको इस चैनल में क्या टारगेट देखने को मिल सकता है, मतलब इस स्टॉक में आपको क्या टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इस स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 109 रुपए 60 पैसे से चल के 264 रुपए 95 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है पूरी तरह से 2.5 गुना हो गया। एक अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड में मिला। अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे कोई भी डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस नहीं कर रखा। ठीक है, साथ में अगर कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर एक नजर डाले, रिपोर्ट चेक करेगी कि कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट में कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस दी, जो इसकी ऑपरेशनल और सेल्स एक्टिविटी है उन्होंने क्या कुछ परफॉर्म किया, क्या कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर यहाँ पे निकल के आया, तो वो एक बार उस पर नजर डाले। तो उसके लिए हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे जिसमें हमें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट का पता चलेगा जून 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट में। अगर रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू कंपनी ने 19 लाख के आसपास यहाँ पे जनरेट किया, 19.5 लाख के आसपास, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 57% की ग्रोथ के साथ है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे -2.1 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 18% की गिरावट के साथ है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो -0.07 है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 16% से 16.5% के से भी ज्यादा यहाँ पे गिरावट के साथ है। और अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -1.066% के आसपास है। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 24 पर प्रोग्रेस के साथ एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए कंपनी का ओवरऑल जो यहाँ पे रिवेन्यू है वो 19 लाख के आसपास है। ठीक है, और अगर नेट इनकम की बात करें तो वो -2.1 करोड़ के आसपास है। ठीक है, देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी ने 50% से ज्यादा ही यहाँ पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है। देखो, क्वार्टरली रिजल्ट है कि जरूरी नहीं होता कि भाई हर क्वार्टर के अंदर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी महीने आपको डील्स अच्छी मिल जाती है, किसी महीने डील्स कम मिलती है। बिजनेस का यही फंडा होता है, कभी सेल्स ज़्यादा हो जाती है, कभी सेल्स कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट से हम पूरी तरह से सेटिस्फाई है कि भाई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अब बात करने वाले थोड़ी सी और डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। जो स्टॉक है वो रियल्टी, जो प्रॉपर्टी रियल्टी से रिलेटेड है, मतलब जो रियल इस्टेट से रिलेटेड है। साथ में अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 196 रुपए 76 पैसे के आसपास है। उस प्राइस रेंज के हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा परफेक्ट है। देखा जाए अगर यही स्टॉक किसी भी पावर सेक्टर का होता और यहाँ पे ये प्राइस रेंज होती तो मार्केट कैपिटल आपको 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही प्राइस किसी मेटल या केमिकल सेक्टर का स्टॉक का होता तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल कम से कम 30-40 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। और यही अगर किसी ज्वेलरी या से रिलेटेड या टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी का स्टॉक होता तो वहां पे आपको प्राइस रेंज कम से कम यहाँ पे 1500 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। तो जिस सेक्टर की से बिलोंग करता है उसके हिसाब से जो मार्केट कैपिटल है काफी स्टेबल है। अगर देखा जाए तो मार्केट कैपिटल से पता चल जाता है वह स्टॉक में क्या चीजें हैं। देखो, मार्केट कैपिटल जितनी ज्यादा होती है वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल जितनी ज्यादा गिरेगी वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो बढ़ जाती है, साथ में स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है,
अब बात करने वाले ऐसे दो की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक की जान होती है, जिससे हमें पता चल जाता है भाई कंपनी के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर इतना कुछ खास रिटर्न इक्विटी पे देखने को नहीं मिल रहा। और अगर आरओसीई की बात करें तो आरओसीसी के अंदर जो रिटर्न ऑन कैपिटल, जो इक्विटी का कन्वर्जन होता है वो कैपिटल के अंदर अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलता। साथ में अगर बुक वैल्यू की बात करें तो स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 8 रुपये 61 पैसे है। देखा जाए तो ये किसी भी स्टॉक की नाप भी होती है, जिससे पता चल जाता है कि स्टॉक कितना हेल्दी है या नहीं है, वो बुक वैल्यू से पता चलता है। अब बुक वैल्यू क्या होती है वो मैं बताता हूँ। देखो, इस शेयर के ऊपर जब भी लाइफ टाइम जो भी बाय और सेल हुआ है उसकी जो भी एवरेज बनती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी अपने स्टॉक का प्राइस कभी भी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर उसने अपनी शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे गिरा दिया तो कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है। वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की तो ठुकाई होती है, साथ में एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर्स, इनकी भी दबके पिटाई होती है। और जिस स्टॉक के अंदर एक बार प्रमोटर की पिटाई हो जाती है उस स्टॉक के अंदर दोबारा प्रमोटर आपको देखने को भी नहीं मिलते और वो कंपनी पूरी तरह से डिलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है। साथ में जो होता है, सेबी जो होता है उसको एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में डाल देता है, जिससे कंपनी को एक अंडर सर्विलेंस कैटेगरी में ले लिया जाता है और उसकी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है या जो भी टर्म कंडीशंस होती है फाइनेंशियल, उन सभी को मॉनिटर किया जाता है। साथ में उनको मॉनिटर करके वहाँ पे एक तरह से सर्विलेंस की कैटेगरी में उसको डाल के रखते हैं। जैसे आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज एक मैसेज भेजेगा कि भाई ये कंपनी एक अंडर सर्विलेंस है, यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक की फेस वैल्यू के बारे में। देखो, स्टॉक की फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि भाई किसी भी केस में अगर कंपनी डीलिस्ट हो जाती है तो आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रिकवरी के तौर पे पर इक्विटी, पर जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से 10 रुपए एज ए रिकवरी अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो शेयर आपने कितने का भी खरीदा हो, लेकिन अगर पर इक्विटी आपको 10 रुपए एज ए रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी कंसिडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि अगर मान लो आप कोई भी शेयर 196 या इससे ज़्यादा या कम पे खरीदते हो, जो जाहिर सी बात है कि आप वहां से प्रॉफिट गेन करके निकलोगे। अगर आपको इस तरह की मार्केट में न्यूज़ मिल जाते हैं कि कंपनी डिलिस्ट होने वाली है तो आप कोशिश करोगे कि भाई प्रॉफिट गेन करो और वहां से निकलो, या फिर थोड़ा बहुत लॉस लेके वहां से निकल जाओगे। फेस वैल्यू तक आने का आप इंतजार बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म की अलग अलग टाइम पीरियड की बात करें तो देखते हैं यहाँ क्या क्या रिटर्न है। अगर 1 वीक की होल्डिंग करते हो आप तो यहाँ पे आपको कोई अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, 0.53% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी होल्डिंग 3 मंथ के आसपास है तो यहाँ पे आपको नियर बाई 4% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आपने 6 मंथ की होल्डिंग कर रखी है तो भी आपको यहाँ पे कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपने 9 मंथ की होल्डिंग कर रखी है तो यहाँ पे आपको 28% के आसपास अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो 70% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर 2 साल की होल्डिंग करते हो तो 112% के आसपास रिटर्न आपको देखने को मिलता है। और अगर 3 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 41% की अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इसे 4 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 113% का अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। और अगर इस स्टॉक को आपको 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो भी आपको 113% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करें एवरेज की तो शॉर्ट टर्म में कोई खास रिटर्न नहीं है, बस 9 मंथ में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। जितना लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो तो आपको यहाँ कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। अब बात करने वाले इस स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में कि भाई यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबा रखा है। ठीक है, तो अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 51.12% के आसपास थी, जो इस साल भी 51.12% के आसपास है। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर बात करें डीआईआई की तो लास्ट ईयर यहाँ पे 0.33% थी, मतलब 0.33% थी, जो इस साल भी 0.33% है। मतलब यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग में भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। और अगर बात करें एफआईआई की तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो 1.11% थी, जो इस साल 1.14% के आसपास आके खड़ी हो गई है। देखा जाए तो यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी वो 47.44% थी,
जो इस साल भी 47.44% के आसपास है। देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मान लो आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आखिर कैसा होना चाहिए। तो देखो वहां पे प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के कम से कम वहां पे 30 या 35% तो होना ही चाहिए। अगर इतना रेशियो आपको किसी भी स्टॉक्स में देखने को मिलता है तो वहां पे आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर इससे जितना ज्यादा होल्डिंग रेशियो रहेगा उतना आपको लॉन्ग टर्म में एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मान लो 35% से लेके आपके स्टॉक के अंदर होल्डिंग कम है तो वहां पे कभी भी किसी भी टाइम प्रमोटर की जैसे होल्डिंग गिरेगी आपके पोर्टफोलियो में लॉस के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपकी कोई भी ऐसा स्टॉक लेते हो जिसके अंदर प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इनकी होल्डिंग का रेशियो अगर 30-35% से कम है तो वहां पे आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, या फिर वहां से जल्दी प्रॉफिट लेके वहां से निकल जाओ, वही आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। नहीं फिर आपको लॉस के अलावा उस स्टॉक में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी कवरेज हेमिस्फेयर प्रॉपर्टी स्टॉक को लेके, साथ में एक डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर वीडियो पे आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।